नमस्कार। मई महीने का करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मई महीने के करंट अफेयर की अगर हम वैसे बात करें तो डेली 30 प्रोग्राम जो लोग भी देखते हैं उनका डेली का डेली करंट अफेयर तैयार होता रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको करंट अफेयर इकट्ठा चाहिए होता है, महीने भर का एक साथ। तो डेली तो हम 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डिस्कस ही करते हैं। इस तरीके से महीने के लगभग वो 280 से 300 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन उनमें से 130 क्वेश्चन इस महीने में निकल रहे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी कोई भी हो, या अन्य कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर है इसको हम व्याख्यात्मक हल करेंगे। प्रश्न एक यहां पर आपके सामने होगा, लेकिन उसकी व्याख्या के सहारे 2-3 प्रश्न आपके और तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही इस चैनल पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने के करंट अफेयर भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। वो भी आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो 6 महीने 7 महीने का जो करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है, एक जगह आपको ये ऐसे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहां से स्टार्ट करेंगे और 130 नंबर क्वेश्चन तक जाएंगे। इस यात्रा में लगभग हम सवा घंटे खर्च करने वाले हैं। और इसमें जो आपकी तैयारी होगी वो करंट अफेयर के समस्त प्रश्नों की इस तरीके से तैयारी होगी कि उससे लगे हुए ट्रेडिशनल फैक्ट भी आपके तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपके तैयार हो जाएंगे। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महिला स्वास्थ्य दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है। वर्ष 1987 की बात है। 28 मई को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाना घोषित किया गया था। और तभी से अब तक 28 मई को ये दिवस मनाते हम चले आ रहे हैं। दोनों तरफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम ऑप्शन पे आंसर सेट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही पुंटियस सैंक्टस किसकी प्रजाति है। जो पुंटियस सैंक्टस है ये किसकी प्रजाति है और ये चर्चा में क्यों रही है। तमिलनाडु के वेलंकन्नी में कोल्लम स्थित एक कॉलेज है, वहां पे जुलॉजी डिपार्टमेंट में एक सिल्वर फिश प्रजाति खोजी गई है। और ये छोटी पीठे पानी की मछली जो होती हैं उस परिवार की सदस्य है। पुंटियस सैंक्टस इसका नाम दिया गया है। और ये जो नई मछली है ये जूलॉजिकल सर्वे में जमा की जाएगी, वहीं पर जमा की जाती हैं जिससे इनका रिकॉर्ड रखा जा सके और इन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके। और इसे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनकल्चर के जुम्बैक के साथ पंजीकृत किया जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि पुंटियस सैंक्टस क्या है, तो पुंटियस सैंक्टस जो है ये फिश की प्रजाति है, मछली की प्रजाति है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है। लाख की खेती होती है ना, तो लाख की खेती को किसने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में रखने का फैसला किया है। और ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती होती है और वहां की कैबिनेट ने अभी मंजूरी दे दी है कि जो लाख के कीट होते हैं, लाख की जो खेती होती है, इसको अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के तहत लाया जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बेनिफिट्स हैं वो इसकी खेती करने वाले लोगों को भी मिलेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। जरा बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के इस समय सीएम कौन है। ये प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर दीजिएगा। मैं ऐसे ही कई प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप लोग देखते चलिए और उत्तर टाइप करते चलिए। इससे क्या होता है, इंटरेक्शन बना रहता है और आप भी काम करते रहते हैं, आपका दिमाग भी स्थिर नहीं रहता है। स्थिर रुका नहीं रहता है, स्थिर रहना अलग बात है, स्थिर तो रहना जरूरी है। मतलब जाम नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगने देना है, उसको हमेशा एक्टिव रखना है। अगला, द इकाबाक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जो ये प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे तो लग रहा है कि ये पेपर में छप चुका है। द इकाबाक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपने नाम सुना होगा, एक ब्रिटिश लेखिका हैं जिन्होंने बहुत ही नाम कमाया है लेखन के क्षेत्र में, और उसका कारण रहा है हैरी पॉटर श्रृंखला। उनकी जो पहली हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तक थी 1997 में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद में लगातार उसने कामयाबी के झंडे गाड़े। तो उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है द इकाबाक, और इसके अभी पहले 2 अध्याय इन्होंने जारी किए हैं।
नवंबर 2020 में अपने आधिकारिक प्रकाशन से पहले मुफ्त में वेबसाइट पर किस्तों में यह प्रकाशित की जा रही है, बाद में इसको पब्लिश किया जाएगा। तो ये जेके रोलिंग की पुस्तक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए, एक तो उसमें स्किल क्या है यह देखा जाएगा और उनको फिर रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया? कौन सी ऐसी सरकार है? उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, जिसके सीएम इस समय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी प्रवासी श्रमिक वापस आ रहे हैं उनके स्किल को पहचाना जाएगा और उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा, और इसके लिए एक कमीशन गठित किया गया है, माइग्रेशन कमीशन बनाया गया है, प्रवासन आयोग जिसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र आईडीआरसी का प्रमुख कार्यालय कहां है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और सिंगापुर के इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के जज, इनका नाम भी चर्चा में रहा था, एके सीकरी के बारे में बात कर रहा हूं। इन्होंने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का अभी उद्घाटन किया, उद्घाटन इन्होंने किया, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, इसका जो प्रमुख कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आईडीआरसी है ये कुछ सॉफ्टवेयर पोर्टल्स के माध्यम से पेपरलेस विवाद समाधान वातावरण प्रदान करेगा, जहां पर पेपर का उपयोग कम से कम किया जाएगा, और इसका जो मध्यस्थता पैनल होगा उसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला जो न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, और आईडीआरसी देश में रणनीतिक रूप से वाणिज्यिक स्थानों पर स्थित है और इसका मुख्य कार्यालय जो है, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2013 से 23 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तब से यह मनाया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रसूति फिस्टुला सबसे गंभीर चोटों में से एक है जो बच्चे के जन्म के दौरान उसको लगती है या उसको इस चोट का सामना करना पड़ता है। यह जो स्थिति होती है इससे प्रभावित जो महिलाएं होती हैं उनमें संक्रमण या अन्य स्वास्थ्य जनित स्थितियों से ग्रस्त होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। महिलाओं को समाज में अगर सामाजिक कलंक का भी सामना करना पड़ता है इसके कारण से, है ना, क्योंकि इसमें लैंगिक असमानता का जो सबसे बड़ा कारण होता है उसमें आप देखते हैं लड़कियों का होना या बच्चे के होते ही कुछ ऐसा रोग हो जाना, बच्चे का एक्सपायर कर जाना, डेथ हो जाना उसकी। तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं वो केवल मेडिकल की समस्या नहीं रह जाती हैं, वो सोशल प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों की दोनों बातें जो हैं वो सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय वायुसेना किस विमान के एक बेड़े के साथ नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट नामक अपने स्क्वाड्रन को चालू करने जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका जो सही उत्तर है वो तो है तेजस। तेजस के बारे में अगर हम बात कर लें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तेजस लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ना, इसको हम एलसीए बोलते हैं। और इसी के साथ इसी का एक बेड़े के साथ नंबर 18 फ्लाइट बुलेट नामक अपने स्क्वाड्रन को चालू करने जा रही है भारतीय वायुसेना। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुदूर बेस पर इस स्क्वाड्रन का शुभारंभ उन्होंने करने का निर्णय लिया। और ये जो तेजस है, तेजस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और होनी चाहिए कि ये डीआरडीओ के तहत ये कार्य करती है एजेंसी, एक है ADA एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी, जिसने तेजस का विकास किया है, इसका डिजाइन उसी ने बनाया था। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए ADA यानी कि एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी किसके तहत कार्य करती है, तो ये DRDO के तहत कार्य करती है। ठीक है, और निर्माण जो इसका होता है वो कौन करता है? HAL करता है। अलग अलग ये सब प्रश्नों के प्रकार हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डेली 30 में अब थोड़ा सा नया किया गया है, डेली 30 फिर से बाइलिंगुअल स्टार्ट हो गया है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में अब उसको हम करने लगे हैं। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के साथी हैं वो भी अब उसका लाभ बराबर उठा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह दोसांझ
एक तो पहला प्रश्न यहीं से बन रहा है कि बलबीर सिंह दोसांझ का संबंध किस खेल से था, तो भारतीय हॉकी से था। प्रश्न में ही एक प्रश्न और बन रहा है, स्टेटमेंट में ही। 96 साल के थे, पंजाब में ये रहते थे, वहीं पे इनका निधन हो गया। इनके संबंध में दो बातें यहां पर दी हैं। वो भारत के सबसे पुराने जीवित ओलंपिक पदक विजेता थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। अभी तक देखा जाए तो 96 वर्ष का अकेला कोई व्यक्ति था जो ओलंपिक पदक विजेता था और जिंदा था। 1956 के मेलबॉर्न ओलंपिक के दौरान बलबीर सिंह ने कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व किया था। किस टीम का? भारतीय हॉकी टीम का। ठीक है ना? और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, जरा बताइएगा। राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम ऑफ इंडिया आपको बताना है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मसाला निर्माण कंपनी सनराइज फूड्स ने 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसमें जो कंपनी दी हुई है, जैसे हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान लीवर भारत की कंपनी नहीं है। हिंदुस्तान भले लगा है, ये भारत की कंपनी नहीं है। इसमें एक कंपनी देखी दी है आईटीसी। आईटीसी जो कंपनी है ये भारतीय कंपनी है और इसी के साथ ये कंपनी ने समझौता किया है सनराइज फूड्स ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईटीसी। 100% हिस्सेदारी का मतलब पूरा खरीद लेना होता है। और जो ये आईटीसी कंपनी है, इसका अगर कभी आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में। और इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी, 1910 में यह स्थापित हुई थी। आप इप्पी नूडल्स खाते हैं, वो इसी का है। और बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं आईटीसी के, बहुत सारे बिस्किट्स, नमकीन और सब अन्य भी बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं जो हम आप इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी कभी इन चीजों पर ध्यान दिया कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। चार इसमें ऑप्शन है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक चाय की किस्म है। तो कांगड़ा टी ये हिमाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है कांगड़ा, उसी की चाय की किस्म है और इसको 2005 में जीआई टैग दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा कोविड-19 के खिलाफ काम करने वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स में कौन कौन आते हैं, क्या आपको पता है? जो भी नर्स होती हैं, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो मरीज के साथ काम करते हैं, बिल्कुल सामने आकर, फ्रंट लाइन का मतलब बिल्कुल सामने आकर जो काम करते हैं, जो भी कर्मी हैं ऐसे, तो उनको कोरोना होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स को कांगड़ा चाय देने का सुझाव दिया गया कि इससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 24 मई 2020 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में क्रूड स्टील उत्पादन में 65% की गिरावट हुई है। 65% की गिरावट भारत में क्रूड स्टील के उत्पादन में हुई है। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो स्टील उत्पादन है वो वैश्विक स्तर पर जाना जाता है और इस बीच में 65% उसमें गिरावट आई है। और दूसरा है चीन ने इस्पात उत्पादन में 1.7% की वृद्धि दर्ज की है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि चीन ने भी गिरावट दर्ज की है, लेकिन ये 1.7% ही रही है, तो ये गिरावट रही है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। और वैश्विक स्तर पर भी टोटालिटी में देखें तो 13% की गिरावट पूरे विश्व में है, लेकिन भारत इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे पुराने ज्ञात कवक गोलाकार बीजाणु की खोज किस देश में की गई? कौन सा देश है जहां पर सबसे पुराना ज्ञात कवक गोलाकार बीजाणु खोजा गया है? फंगस की बात हो रही है, तो ये देश है कनाडा। कनाडा का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुआ है। और इससे क्या पता चलता है? एक तो ये है कि कवक को जो है, ये जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो हमको कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग पाता है कि कितने पुराने समय से पृथ्वी पर जीवन है। ये अध्ययन हम कर पाते हैं। ठीक है। और कवक को यूरियोटिक्स भी कहा जाता है, यूकेरियोट्स भी कहा जाता है, यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स भी कवक को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये टा है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर इसमें और कठिन बनाएगा तो उत्तर पश्चिम कनाडा, नॉर्थ वेस्ट कनाडा ऐसे लिख देगा, लेकिन इतना कठिन बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न,
कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्पोरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त कॉर्पोरेशन है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये संबद्ध है, उसी के द्वारा इसके जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं। और ये केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय श्रम व रोजगार जो मंत्रालय है हमारा, उसके तहत यह है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और 24 फरवरी 1951 को इसकी स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही है। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांसिएंट एंटीना, एंटिया, इसको क्या कहते हैं? एंटिया। किससे संबंधित है एंटिया? नासा, इसरो, सीएनएसए, किससे संबंधित है? या यूरोपीय स्पेस एजेंसी? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एंटिया जो है ये सबसे पहले आप जान लीजिए ये है क्या। ये हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनो है जो रेडियो पल्सेस का पता लगाता है। अंटार्कटिक बर्फ की चादर से उस पर जो उत्सर्जित हो रहे हैं कॉस्मिक न्यूट्रिनो, उनका ये पता लगाएगा। और बर्फ में न्यूट्रिनो अस्केरियन प्रभाव के कारण रेडियो पल्सेस का जो उत्पादन होता है, इसके बारे में अध्ययन हम इससे कर पाएंगे। ठीक है। और जो एंटिया उपकरण है ये अंटार्कटिका के क्षेत्र में उड़ान भरने वाले वैज्ञानिक जो वैल्यून होते हैं उन्हीं के माध्यम से ये कार्य कर पाने में सक्षम होगा। और इसका डेवलपमेंट जो किया है वो किसने किया है? नासा ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया है? यानी कि खेल को उद्योग की तरह ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है मिजोरम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हर स्टेट का अपना एक कल्चर होता है। जो मिजोरम स्टेट का कल्चर अगर हम बात करें तो यहाँ पे गेमिंग कल्चर है, गेम का कल्चर है। गेम को बहुत ज्यादा यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ के खिलाड़ी नाम कमाते हैं। और इंडियन सुपर लीग जो होती है फुटबॉल की, उसमें 150 के लगभग खिलाड़ी मिजोरम के मिलेंगे। छोटा सा स्टेट है ना, वहां के खिलाड़ी अगर मिल रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति है स्टेट की, जो ऐसा कर पाने में सक्षम हो पा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में ह्यूमन चैलेंज ट्रायल की घोषणा की। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इस परीक्षण में वॉलेंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है। बिल्कुल सही है। पहले जो वॉलेंटियर होगा जो स्वेच्छा से अपना ट्रायल कराना चाह रहा है उसको कोविड-19 से संक्रमित किया जाएगा। देखिए कितना बड़ा रिस्क है। और ये टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है, फिर परीक्षण किए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये जो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ह्यूमन चैलेंज ट्रायल ये किसकी पहल है, तो ये डब्ल्यूएचओ की पहल है। ठीक है, किसकी पहल है? डब्ल्यूएचओ की पहल है। कोविड-19 ने तो पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। नकारात्मक वे में इसको देखिएगा, सकारात्मक नहीं। और ह्यूमन चैलेंज ट्रायल नया नहीं है, पहले भी अगर एक प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है, ध्यान से इसको आप सुनिएगा, समझिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का प्रयोग सबसे पहली बार अभी कोविड-19 के लिए किया जा रहा है, तो गलत है। मलेरिया के लिए भी इसका प्रयोग किया जा चुका है। किसके लिए? मलेरिया के लिए भी इसका प्रयोग किया जा चुका है और ऐसे परीक्षण करके उसकी दवा बनाई गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड्रीसाइकिल एक ऐसा वाहन है जो 3 व्हीलर के आकार का होता है लेकिन 4 पहियों से चलता है। बिल्कुल सही बात है। जो क्वाड्री है तो वो 4 पहियों से ही चलेगा। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। भारत में कार्गो परिवहन के लिए क्वाड्रीसाइकिल को अनुमति प्रदान की गई है। तो क्वाड्रीसाइकिल की अनुमति भारत में कार्गो परिवहन के लिए नहीं प्रदान की गई है। अभी इसके लिए बात चल रही थी लेकिन इसको अनुमति दी नहीं गई है। ठीक है, और 2 साल पहले ही अभी ये क्वाड्रीसाइकिल सेगमेंट पेश किया गया था भारत में और इसका उत्पादन अभी पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ है। और क्वाड्रीसाइकिल सेगमेंट 2018 में वाणिज्यिक और निजी उपयोग दोनों के लिए पेश किया गया था। क्वाड्रीसाइकिल शब्द जहां पे भी आएगा वहां पर आप 4 पहिए ध्यान रखिएगा, 3 व्हीलर की जगह पे 4 व्हील होती हैं। ठीक है, और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत क्वाड्रीसाइकिल को गैर परिवहन के रूप में अभी डाला गया है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओवर शेड्यूल्ड मल्टी रोल JF-17 थंडर फाइटर जेट का निर्माता राष्ट्र कौन सा है? तो ओवर शेड्यूल्ड मल्टी रोल JF-17 थंडर फाइटर जेट का जो निर्माता है वो है चीन। सी ऑप्शन इसका
बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और JF-17 थंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से इसको बनाया गया है। तो पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है, यानी कि चाइना इसको पाकिस्तान को उपयोग करने के लिए भी दे सकता है। और जो ये फाइटर जेट का निर्माण है, ये JF-17 थंडर परियोजना का भी नाम रखा गया था, उसके तहत किया जा रहा है। और 2007 से ये परियोजना चल रही है, 13-14 साल से ये परियोजना चल रही है। अगला प्रश्न, केंद्रीय परियोजना उस्ताद के संचालन हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है उस्ताद का, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। और ये जो योजना है, ये 2016 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और ये योजना पारंपरिक कला को संरक्षण देने और अल्पसंख्यक समुदाय की शिल्प समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई थी। और इसका जो मंत्रालय है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हुनर हाट जो लगता है वो इसी के तहत लगता है। ठीक है, जो भी कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, वो अपना हुनर दिखाते हैं इसमें। किस वर्ष तक हांगकांग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण क्षेत्र में था? वर्ष 1842 की बात है। चीन राजवंश के प्रथम अफीम युद्ध में पराजित होने के बाद चीन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हांगकांग द्वीप सौंप दिया था। और उसके बाद हांगकांग का अस्तित्व सामने आया था, और ये तब से ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण क्षेत्र में था। और तब से लगाकर 1997 तक ये ऐसे ही बना रहा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो अब की बार का थीम रहा है, हमारे समाधान प्रकृति में है, आवर सोल्यूशंस आर इन नेचर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान रखिएगा। तो ये थीम के तहत, इसी थीम के तहत ये मनाया गया है। ये बिल्कुल सही है। केवल दो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की? कौन सा ऐसा देश है जिसने इससे अलग होने की घोषणा की है? 35 देशों की यह संधि थी, और इसमें सदस्य देशों के क्षेत्रों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों की अनुमति इसमें होती है। और ये अमेरिका भी इसमें शामिल था, और अमेरिका ने अभी इससे अलग होने की घोषणा की है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या भारत इसमें शामिल था? भारत की जापान के साथ ऐसी संधि है, भारत इसमें वैसे शामिल नहीं था। और जो देश हैं, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, फिनलैंड, पुर्तगाल, है ना, और चेक गणराज्य, एस्टोनिया, डेनमार्क, छोटे भी देश थे इसमें। किर्गिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस संधि की पुष्टि नहीं की थी। और भारत की जापान के साथ ऐसी संधि है। भारत और जापान ने 2017 में ओपन स्काई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। भारत के बारे में अगर पूछा जाए तो ये इसके जापान के साथ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए किस पोर्टल के ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने का निर्देश दिया? कौन सा ये पोर्टल है? तो ये पोर्टल जो है वो है स्वयं। स्वयं पोर्टल के तहत ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का, जिसको शार्ट में बोलते हैं मोक, है ना। ठीक है, तो ये व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। और इसके तहत अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, मतलब स्नातकोत्तर, गैर इंजीनियरिंग, मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्स हैं वो चलाए जाएंगे। और एक इसमें सूची जारी की गई है कि कौन कौन से कोर्स होंगे। और ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए जो क्रेडिट मिले, क्रेडिट फ्रेमवर्क पर यूजीसी के हालिया नियमों के अनुसार इसी एमओओसी के लिए छात्र जो हैं वो नामांकन कर सकते हैं, और जुलाई 2020 से वो क्रेडिट भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? स्वयं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भाई याद रखिएगा, स्वयं पोर्टल है यूजीसी से के एमओओसी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए जो प्लेटफॉर्म की पोर्टल की बात हो रही है वो स्वयं है। बस इतना याद आपको रखना है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? किस स्थान पर भारत रहा है? अभी 15 मई तक का ये अपडेट है। 15 मई तक के अपडेट में देखा जाए तो जो भारत की पोजीशन थी वो अर्थ थी, 8वीं पोजीशन थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा वाले देशों की सूची में ये चीन जो है ये पहले स्थान पर है। ठीक है,
और ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये फॉरेक्स रिजर्व या जो आरक्षित निधियों का भंडार होता है उसे ही कहा जाता है। और भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है, और ये पूंजी खाते में होते हैं। ठीक है, और ये किसी देश की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसे रेटिंग में भी इसका स्थान होता है। किस तिथि को भारत दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? कोविड जो भी ना कराए, तो 21 मई 2020 को भारत दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, और चीन दुनिया में इसका अभी तक सबसे बड़ा निर्माता था। शुरुआत में भारत को ये जो उत्पाद हैं उनको बढ़ाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चीन से मशीनें आयात करनी पड़ी, और उसकी कीमत भी बढ़ जाती थी। चीन सब हर चीज़ का लाभ उठाता था, लेकिन अब भारत जो है इसमें सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। खर्चा भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 21 मई 2020। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 22 मई 2020 को आयोजित बैठक में किए गए निर्णयों में से कौन सा असत्य है? जो आरबीआई की मौद्रिक नीति में ये निर्णय लिए गए उनमें से कौन सा असत्य है? आरबीआई ऋण सुविधाओं की पेशकश के लिए एक और 90 दिवसीय विस्तार प्रदान करेगा। मान लीजिए कि किसी का लोन चल रहा है और अभी वो कोविड-19 के कारण किस्त देने में, जो लॉकडाउन था उसके कारण नहीं सक्षम है, तो अपना वो किस्त का प्रसार आगे के दिनों में विस्तार करा सकता है। 3 महीने पहले दिया गया था, अब और 3 महीने बढ़ा दिया गया उसको। सही है। आरबीआई ने निर्यात क्रेडिट अवधि को 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दिया। यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि ये 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने नहीं किया गया है, ये 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने किया गया है। इसमें जो काम किए गए हैं, अगला जो है कि बैंकों की समूह जोखिम सीमा 25% से बढ़ाकर 30% कर दी गई, ये भी सही है। और रेपो रेट को 4.4 से घटाकर 4% कर दिया गया। ठीक है, रेपो रेट को 4.4% से घटाकर 4% कर दिया गया है। इस तरीके से, अच्छा बताइएगा, इसमें से कोई लिखिएगा, मैंने कई बार चर्चा भी की है, ये रेपो रेट क्या होता है? 2 लाइन में कोई जो लिखेगा उसका पोस्ट में पिन करके और रखूंगा, जिससे कि सब लोग देख सकें। तो ये यहाँ पर 15 महीने हो जाएगा 24 महीने की जगह, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नैम स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? नैम स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई? गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम आपने सुना है? अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो अजरबैजान इस बार कर रहा था। वहां के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे सियरा लियोव ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी ने इसमें भाग लिया था। डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, साउथ पे कोस्ट पे स्थित है। और ये जो राज्य है वो राज्य है असम। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1999 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था। तो डिब्रू सखोवा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1999 में। ठीक है, और ये जो पार्क है ये भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर जंगली घोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जैव विविधता संदर्भित करती है एक क्षेत्र की क्या? कुल जीन, कुल प्रजातियां, कुल पारिस्थितिक तंत्र, या सभी? तो ये सभी चीजों को प्रदर्शित करती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैविक विविधता या जैव विविधता शब्द को पहली बार किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था? जहां पर भी कोई चर्चा दूर दूर तक नजर मुझे आती है, कहीं भी लेख मिल गया, कोई आर्टिकल मिल गया, कहीं भी मैंने न्यूज सुना, तो मैं उस प्रश्न को करंट में डाल देता हूं, भले ही वो ट्रेडिशनल प्रश्न हो, जिससे आपकी तैयारी हो जाए। उन प्रश्नों पर अगर पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे? 1968 की बात है। वन्यजीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रेमंड और दसमान, इन लोगों ने जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जैविक विविधता कहिए चाहे जैव विविधता शब्द कहिए, दोनों एक ही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को का विश्व धरोहर घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? किस सन में घोषित किया गया था? इसका निर्माण किसने कराया था? सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। ये जो मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। 13वीं शताब्दी की बात है।
13वीं शताब्दी में नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था। रथ के आकार में इसको डिजाइन किया गया था। और 1984 की बात है, 1984 की बात है जब इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है ब्लैक पैगोडा। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 100% सौरीकरण के लिए किस योजना को शुरू किया गया? ठीक है, तो कहां पे के लिए योजना कहां पर शुरू गई, किस योजना नहीं, कहां पर योजना शुरू की गई? कोणार्क जो शहर है और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसको कवर करने के लिए कि 100% यहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन हम करेंगे। सोलराइजेशन कर दिया गया 100%, है ना। और ये स्कीम वहीं के लिए लॉन्च की गई है, कोणार्क सिटी और कोणार्क सन के लिए। तो कोणार्क सिटी और कोणार्क मंदिर के लिए। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर टोटल एनर्जी अब सन से जो होगी वही प्रयुक्त होगी, वही उसी का उपयोग किया जाएगा। एक चीज ये बताइएगा कि जो ये कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क जो शहर है, ये कहां पर है? सबसे पहले तो आप ये बताइए, ठीक है, मतलब किस राज्य में है, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यहां पर एक मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये एक डिस्ट्रिक्ट है? क्या यह एक डिस्ट्रिक्ट है? तो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आप ये बस बता दीजिएगा जो सरल प्रश्न है कि ये किस स्टेट में है। टाइप कीजिए इसको, फिर आगे बढ़िए। अगप्पे चित्रा मैग्मा किट किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है, अगप्पे चित्रा मैग्मा किट किससे संबंधित है? यहां पर दो ऑप्शन कंफ्यूज आपको कर सकते हैं, कोविड 19 का उपचार और कोविड 19 का पता लगाने। तो अगप्पे चित्रा मैग्मा किट का जो संबंध है वो कोविड 19 का पता लगाने से है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने पिछले महीने में भी आपसे कहा था कि थोड़ा रुक के अगले महीने में जब सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे तो मैं एक कोविड पे 100 क्वेश्चन का या जैसा भी हो पाएगा एक बना दूंगा प्रश्नावली पूरी। अब वो समय आ गया है, मैं जल्दी उसको कर दूंगा। और बाकी आप लोगों ने तो इधर उधर जो भी पढ़ा होगा, और लेकिन यहाँ पर एक मैं व्यवस्थित तौर पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि कोविड 19 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं एक साथ आपके तैयार हो जाएंगे। और इसका जो डेवलपमेंट किया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मैग्नेटो नैनो कण पर आधारित आरएनए एक्सट्रैक्शन किट बनाया है। इसका नाम है अगप्पे चित्रा मैग्ना किट। तो पी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चिलमारी बंदरगाह कहां स्थित है? चिलमारी बंदरगाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसका संबंध है बांग्लादेश से। कुरीग्राम जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर यह स्थित है। 20 मई 2020 को भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर अभी हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और ये परिवहन के लिए अब उसको नामित किया गया है, इस प्रोटोकॉल में ये बात की गई है। और धुबरी चिलमरी के बीच उथले ड्राफ्ट मशीनी की जहाजों की आवाजाही की भी अनुमति इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चिलमारी बंदरगाह बांग्लादेश, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 16 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी, क्या ये बात सही है? 16 दिसंबर 2016 को ये शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। और इस योजना को वित्त मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय इसका कार्यान्वयन मंत्रालय है, तो ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और 31 मार्च 2017 तक ये वैध थी। कोविड 19 के कारण गरीबों को हुए नुकसान को कम करने के लिए फिर से इसको अपडेट किया गया है। और इस योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए। और ये अपडेटेड योजना 26 मार्च 2020 को फिर से शुरू की गई। ठीक है, पहले इसको 17 में बंद किया गया, लेकिन 26 मार्च 2020 को लॉकडाउन के तहत जो कोविड की समस्या हुई थी, इसलिए इसको फिर से जारी कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थावेन ने इस्तीफा दे दिया? ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस बहुत पूछता है कि ये किस देश के प्रधानमंत्री थे। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा था कि वो किस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भाग गए थे, शरण लिया था, इस तरीके के प्रश्न ये पूछता रहता है। तो जो थॉमस थावेन है वो कहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे? तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है लेसोथो। दक्षिण अफ्रीकी देश जब आप देखने लगेंगे तो उसमें एक छोटा सा देश आपको मिलेगा लेसोथो, वहां के प्रधानमंत्री थे थॉमस थावेन। उन्होंने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया
उनकी गठबंधन सरकार जो थी वो गिर गई थी, और ये 80 साल के थे। इतने बुजुर्ग होने के बाद खैर किसी को इन सब पदों पर रहना भी नहीं चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। और फिर ये वहाँ की जो पार्टी थी आल बसेथो कन्वेंशन, उसी पार्टी के नेता थे, और पद पर रहते हुए कई बार इन पे दबाव भी डाला गया, और उनकी वर्तमान पत्नी की एक हत्या के मामले में उनको शामिल होने का ये कयास लगाया जा रहा था कि ये उसमें शामिल थे, उन्होंने मरवाया था। तो इस कदम से देश के लंबे समय से जो राजनीतिक संकट चल रहा था उसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। इतनी कहानी के बाद आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये जो शरणार्थी हैं ये अभी भी हमारे देश में तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अन्य कई देशों में ये बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। तो इनका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये स्थित है अम्मान में। कहां पर? अम्मान। और अम्मान कहां है? ये जॉर्डन में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं एक मैपिंग का कार्यक्रम शुरू करने वाला हूं। ये जो कार्यक्रम होगा उसमें जितने भी ऐसी लोकेशन होंगी जो डेली 30 में डेली डिस्कस की जाती हैं, एक दिन उसका डिसाइड हो रहा है। अभी हमारी टीम इस पर चिंतन कर रही है कि कौन सा दिन उसके लिए डिसाइड किया जाए। ये भी सलाह मेरे किसी बहुत खास व्यक्ति ने दी है। तो वो एक मैपिंग का कार्यक्रम जो होगा वो साप्ताहिक होगा। सेवेंथ डे जो आपका, सिक्स डे आप ये रखिए, सेवेंथ डे तो आपका टेस्ट होता है। अगर हम 5 डेज पढ़ाई करें और 6 डेज में उसकी मैपिंग कर डालें, इस तरीके का कुछ हम प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं डेली 30 के तहत। हो सकता है उसको अलग भी करना पड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, हम कर लेंगे। तो इसको हम करके ऐसी लोकेशन को देख लेंगे। तो अम्मान कहाँ है? जॉर्डन में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यही फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी है इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि क्या है? क्या अवधि है न्यूनतम कि उतना अगर आप रहेंगे तभी आप वहां पे अधिवास पा सकते हैं? तो जम्मू की कश्मीर सरकार ने अभी एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 जारी किया है, अधिसूचित जो किया है। इसमें सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन की समय अवधि होगी, और जिसके बाद आवेदक अपीली अधिकारी से संपर्क कर पाएगा। एक तो ये बेसिक बात हो गई, लेकिन वे सभी लोग जो 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे हैं, या जिन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया है, अध्ययन में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में भी वो शामिल हुए, ये भी इसमें इंक्लूड है, और जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष तक सेवा देने वाले जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चे इसके पात्र होंगे। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो 15 वर्षों से जो निवास कर रहे हैं वो होंगे, यही यहां पर सामान्य तौर से पूछा जा रहा है। तो ये 15 वर्ष हो जाएगा। अब अगर इसमें ये परीक्षा वाली बात पूछी जाएगी कि पढ़ाई अध्ययन यहां पर किया है, तो ये उत्तर 7 वर्ष हो जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा कि अधिकारी के बच्चे कितने वर्ष तक अधिकारी वहां पे तैनात रहा हो, तो 10 वर्ष तक सेवा देने वाले जो अधिकारी हैं उनके बच्चे इसके पात्र हो सकते हैं। ए ऑप्शन इसका फिलहाल इस प्रश्न में सही हो जाएगा, और जैसा प्रश्न ट्विस्ट किया जाएगा उस तरीके से इसका आंसर चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। ये जो डेली करंट अफेयर होता है वहां पर हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन ये मंथली है तो यहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI ये कहां पर स्थित है? अभी ये चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है कि अभी इसने दक्षिण अंडमान द्वीप का एक दुर्लभ पाम पेड़ था, पाम का ट्री था, उसको इसने रोपित किया है अपने प्रांगण में। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको JNTBGRI बोलते हैं, और ये स्थित है केरल में, इसीलिए चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने सभी सरकारों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करने का सुझाव दिया। $1 ट्रिलियन इन्होंने कहा कि जो वंचित बच्चे हैं उन पर खर्च किया जाए। जो इस समय त्रासदी चल रही है, या वैसे भी ये ऐसी आवाजें उठाते रहते हैं कि इनका काम ही, इनका जो काम का क्षेत्र है वो यही है। बचपन बचाओ आंदोलन का नाम आपने सुना है? वो किसका है? कैलाश सत्यार्थी जी का। तो कैलाश सत्यार्थी जी ने ये सुझाव दिया है, और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य उल्लेखनीय जो व्यक्तित्व हैं उनमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं गॉर्डन ब्राउन, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं डेसमंड टूटू। ये सारे लोगों ने मिलकर
ये प्रस्ताव तैयार किया और इसमें इन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन इस पे खर्च किया जाना चाहिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा अमृत सेन या अभिजीत बनर्जी, इन सब में कैलाश सत्यार्थी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहां पे बच्चों की बात आएगी लगभग इनका सही उत्तर आप टिक कर सकते हैं इनके नाम का। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान चलाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एमपीपीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जैसे लोग पैदल आ रहे थे, कोई दिल्ली से आ रहा था, कोई बॉम्बे से आ रहा था, कोई भोपाल से आ रहा था, और ऐसी स्थितियां थी कि उनके पास खाने के लिए तो छोड़ दीजिए, पैरों में चप्पल भी नहीं थे। मतलब ऐसी स्थिति थी कि उनके चप्पल भी पुराने हो गए थे या टूट गए थे चलते चलते, और वो भी वो नहीं खरीद पा रहे थे। कहीं कहीं खाने को तो लोग दे रहे थे लेकिन चप्पल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो शिवराज गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया और एक ऐसी पहल की कि कोई भी उसमें चप्पल दान भी कर सकता था। अच्छी पहल थी, ऐसा काम करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये जो लाल फीताशाही है ना, एक छोटी सी फाइल महीनों तक पड़ी रहती है, उसके बजाय अगर ऐसे छोटे छोटे निर्णय लिए जाएं, किसी भी योजना परियोजना में कोई भी कार्य हो, व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखा जाए, मानवता को ध्यान में रखा जाए, राहत कैसे पहुंचे इसको ध्यान में रखा जाए, तो बहुत ज्यादा आसानी होगी किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में। नहीं तो यहां तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कि गरीबों को चप्पल बांटना है, वो बॉम्बे से चले, वो बॉम्बे पहुंच के घर में 4 चप्पल पहन के पुराने कर देंगे, तब तक गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। लेकिन ये पहल बड़ी अच्छी थी, मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। एक बैंक बनाया गया चप्पल का, उसमें जो चाहे नया पुराना चप्पल उसमें दे भी सकता था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये जो फालतू की बातें होती हैं ये मेंस में बहुत काम आएंगी आपकी, आपको लिखने का सोचने का एक नजरिया यहां से मिल जाता है। अगला प्रश्न, 19 मई 2020 को नेपाल के एक नए मानचित्र को मंजूरी दी गई जिसमें निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? नेपाल भी चीन के साथ संगत में पड़ के, बुरी संगत में पड़ के बदतमीज होता जा रहा है, जैसे पाकिस्तान बदतमीज हो चुका है। और चाइना का जो भी साथ देगा वो बदतमीज हो ही जाएगा, और चाइना का कोई भी कदम भारत के खिलाफ होता है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये 3 क्षेत्र थे जो भारत और नेपाल के बीच में कोई समझौता हुआ था। सुंगौली की संधि हुई थी, 1816 की बात है। नेपाल और ब्रिटिश भारत उस समय हुआ करता था उसके बीच में, जिसके तहत काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में तय किया गया था। भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद के कारण नदी के स्रोत का पता लगाने से ये मुद्दा उत्पन्न हुआ था, और दोनों देश अपने अपने दावों का समर्थन इसमें कर रहे थे कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। भारत ने हाल ही में उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ है उस जिले में एक सड़क खंड का उद्घाटन किया, और भारत के अनुसार सुगौली की संधि के तहत लिम्पियाधुरा, काली नदी की जो उत्पत्ति का बिंदु है वो भारत का है, ठीक है, और ये वो बिंदु है जहां से नेपाल की सीमा शुरू होती है। चाइना का सपोर्ट नेपाल को मिला और उसने क्या कहा, अब ये मेरा है। तो इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल ने कहा अब ये मेरा है। सह किसका मिल रहा है? चीन का। बंदूक किसकी है? चीन की। चलाने की कोशिश कौन कर रहा है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें ये सब होता रहता है ना, चेक एंड बैलेंस होता रहता है। चीन तो वैसे भी एक बहुत बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान तो नाम का ही रह गया क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। मुख्य तौर पर अगर दुश्मन है तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनोटिक बीमारी क्या होती है? किस बीमारी को जूनोटिक बीमारी कहते हैं? जूनोटिक बीमारी कभी भी आपसे पूछी जाए, चाहे मेंस में लिखने के लिए चाहे प्री में, तो इतना आप ध्यान रखिए, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी होती है उसको जूनोटिक बीमारी के तहत रखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे अभी हमने चर्चा किया था, बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं वो सुअरों से फैल जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां मुर्गियों से फैल जाती हैं। तो अगर सुअर से कोई बीमारी मनुष्य में आ रही है तो वो जूनोटिक बीमारी का क्या होगी? एग्जाम्पल होगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी। अभी रेजोल्यूशन ऑन कोविड 19 रिस्पॉन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन ये लॉन्च करने जा रहा है, लॉन्च कर दिया है, और इसकी समीक्षा जो होगी उसका यही उद्देश्य है कि कोविड 19 की वास्तव में उत्पत्ति कहाँ हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दोषारोपण हो रहा है, कभी चीन पे लगाया जा रहा है कि वहां पे चमगादड़ उन लोगों ने खाया और वहां से आया, अब वो क्या था? क्या लैब में इसको टेस्टिंग के तहत लीक किया गया था? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? कभी कभी अमेरिका की का भी हाथ इसमें नजर आ रहा है, अमेरिका की भूमिका भी नजर आ रही है। तो वास्तव में ये क्या था इसका पता लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन WHO भी कहीं ना कहीं चीन से प्रभावित है। और जब इतने बड़े बड़े संगठन ऐसे काम करते हैं, किसी देश के लिए हित में काम करते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो लगता है कि वास्तव में कहीं पे भी अब इंसानियत नहीं रह गई है और मानवता नहीं रह गई है, भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। भारत तो केवल बदनाम है।
अगला प्रश्न, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई की प्रस्तावित सीमा क्या रखी गई है? अभी तक क्या थी ये भी हम चर्चा करेंगे, और आगे ये क्या रखी गई है ये भी हम चर्चा करेंगे। अभी वित्त मंत्री के द्वारा एक प्रोत्साहन उपाय का जो पैकेज घोषित किया गया, मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की बात उसमें की गई, और जो ऑटोमेटेड रूट है, ऑटोमेटेड रूट के तहत रक्षा विभाग में एफडीआई की जो सीमा 49% थी, पहले क्या थी 49%, और इसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें मंत्री जी ने यह भी डिसाइड किया कि सरकार उन हथियारों और प्लेटफार्मों की एक सूची सूचित करेगी जिन्हें आयात नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, इसकी सूची जारी कर दी जाएगी, तो जो बचेगा वो किया जा सकता है। केवल घरेलू उद्योगों से ही उनको खरीदा जाएगा, बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। और हर साल सशस्त्र बलों के परामर्श से इस सूची का विस्तार भी किया जाएगा, जैसा जैसा इसमें जरूरत पड़ेगी डेवलपमेंट और इसका एक्सपेंडेशन, इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, सुपर अर्थ की खोज किस देश ने की है जिस पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं? ये जो सुपर अर्थ है, ये इस बार नासा या भारत या रसिया ने नहीं खोजा है, इसको खोजा है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने ये जो सुपर अर्थ खोजा है, उसमें कहा जा रहा है कि मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। अब जिनको भी थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहां पे बुकिंग करा लें और अपने चहेते के साथ, अपने प्रिय के साथ जाके वहां एकांतवास आराम से कर सकते हैं। गाड़ी वाड़ी यहाँ से लेते जाएं, क्योंकि वहां पे अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों में से अगर किसी को चाहिए तो न्यूजीलैंड से संपर्क करिए और वहां पे बुकिंग चालू कर दीजिए। वैसे भी अब बहुत जल्दी ही अंतरिक्ष में घर बनाने की सब तैयारी हो ही रही है दूसरे ग्रहों पे। तो ये ग्रह पृथ्वी से बड़ा ग्रह है, और इसका नाम इसीलिए क्या है, सुपर अर्थ है। पृथ्वी से थोड़ा बड़ा होगा तभी तो सुपर होगा। सुपर बनने के लिए आपको जो वर्तमान में है उससे आगे निकलना पड़ता है, इस कारण से इसको सुपर अर्थ कहा जा रहा है। सामान्य भाषा में समझिए, ज्यादा समझ में आता है। और ये जो ग्रह है, ये द्रव्यमान भी इसका ज्यादा है। इसके तारे के चारों ओर घूमने की जो समयावधि है 617 दिन है। पृथ्वी की कितनी है इतना तो आपको पता ही है, कितनी है, 364 की 365? बढ़िया सा एक कमेंट कीजिएगा कि कैसे 364 65 क्या रहती है, बताइएगा इसमें। ठीक है, और गोल्डी लॉक जोन भविष्य में अगर कोई होगा तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सुपर अर्थ ये जो है वो भविष्य में गोल्डी लॉक जोन हो सकता है। ठीक है, अब बात आ रही है गोल्डी लॉक जोन क्या है, यहां नहीं बताऊंगा, एक दिन फिर कहीं जब डेली 30 में इस चैप्टर की बारी आएगी तब मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न, क्योंकि ये वीडियो बड़ा लंबा होता जा रहा है, वैसे भी 130 प्रश्न है इसमें, अभी हम 47 नंबर पे चल रहे हैं। बुंडेस लीगा क्या है? बुंडेस लीगा क्या है, ऐसे अटपटे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में। प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका बुंडेस लीगा का संबंध फुटबॉल से है और प्रोफेशनल है। अब दूसरी बात, ये किस देश की है, जर्मनी की है कि यहाँ फ्रांस की है? दो ही तरीके के इसमें ऑप्शन है, तो ये जर्मनी की लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। और ये जो है अभी दुनिया का पहला प्रमुख खेल है जो लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला है, इसका आयोजन होने वाला है, इसी कारण से ये चर्चा में रहा। खेल स्पर्धाएं इसमें शुरू हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको नहीं खोला जाएगा। बुंडेसलीगा खेल स्टेडियम जो होगा वो खाली स्टेडियम में खेला जाएगा, वहां पर कोई खचाखच भरा स्टेडियम नहीं होगा कि लोग वहां बैठेंगे, क्योंकि लॉकडाउन, अब खैर इंडिया में तो लॉकडाउन खत्म ही हो चुका है, अब अन्य देशों में धीरे धीरे ये खत्म होगा। जब होगा तो देखा जाएगा क्या होगा, उसके पहले कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी 10,000 की संख्या में रोज मरीज बढ़ रहे हैं, और आप लोग जहां भी हैं सुरक्षित रहिए, इधर उधर जाने की कोशिश मत करिए। कुछ लोग यहाँ फंसे हैं तो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग फंसे हैं इलाहाबाद जाने की बात कर रहे हैं, तो ये दिल्ली इलाहाबाद के सपने मत देखिए। कुछ दिन अभी घर पे शांत में बैठिए और शांतिमय वातावरण में घर पे पढ़ाई करिए। ठीक है, फिर जब थोड़ा सही हो जाएगा फिर जाइएगा। और जो ये बुंडेसलीगा है, ये जर्मनी की लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ठीक है, बस इससे ज्यादा इसके बारे में आपको नहीं जानना है। सेकातकर समिति का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट की समिति है, पूछी जा सकती है। सेकातकर समिति की जो बात मैं करूं तो सेकातकर समिति जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे इसके पहले, जो अब नहीं रहे, पूर्व में और बहुत सारे रहे हैं लेकिन अभी लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो सेकातकर समिति उन्हीं के समय में यह गठित की गई थी।
उनका नाम आपको ध्यान में आ रहा है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? गोवा से भी उनका रिलेशन था। सेकातकर समिति सीमा अधोसंरचना से संबंधित है और 18 मई 2020 को अभी इसने, भारत सरकार ने सीमा अधोसंरचना के लिए जो सिफारिशें इसने दी थी उसको लागू किया है। इस कारण से ये चर्चा में आई है और 2018 में इसका गठन किया गया था। और ये जो सेकातकर हैं, ये रक्षा मंत्रालय में, ये मतलब रक्षा मंत्रालय क्या, रक्षा मंत्रालय का तो ये कार्य ही है, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अभी ऑप्शन जो आपको मिलेंगे उसमें कोविड हर क्वेश्चन में जोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो आप कंफ्यूज होकर ये मत मारिएगा कि सेकातकर समिति भी कोविड से संबंधित है। थोड़ा सा अच्छे से प्ले करना पड़ेगा आपको। कोविड ने आगे भी परेशान करने वाला है साल भर करंट अफेयर में, ये ध्यान रखिएगा। और जब तक टीका नहीं बनेगा तब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहेगा और प्रश्न आते रहेंगे। अगला प्रश्न, घड़ियाल जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में छोड़ा गया, किस प्रजाति के परिवार से संबंधित हैं? जो घड़ियाल हैं ये मगरमच्छ प्रजाति से संबंधित होते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बहराइच, वहां के वन प्रभाग ने घाघरा नदी में लगभग 40 घड़ियाल छोड़े। और घाघरा गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, क्या ये सही है? गंगा की ये सहायक नदी है, क्या ये सही बात है? बताइएगा जरा। और घड़ियाल का जो वैज्ञानिक नाम होता है, कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, गैवियलिस गैंगेटिकस। यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी में पड़ता है कतरनिया घाट, ठीक है। और घड़ियाल जो है और ये जो मगरमच्छ हैं ये एक फैमिली के हैं, इतना तो आप जान ही गए। कतरनिया घाट में इनका प्रजनन केंद्र है, इसलिए ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली खाने वाला मगरमच्छ भी इनको कहा जाता है, गैवेलियस गैंगेटिकस को। यूएनसीएन की रेड लिस्ट में ये शामिल हैं, गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी फेमस होना है तो आप भी संकटग्रस्त हो जाइए। संकटग्रस्त होने का मतलब आपकी जैसे लोगों की संख्या कम होनी चाहिए। आप जैसा काम कर रहे हैं वैसा कम लोग कर रहे हैं तो आप संकटग्रस्त हो जाएंगे। प्रधानमंत्री केवल देश में एक होता है, इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम जैसे लोग बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए कोई ध्यान हमारे पे नहीं देता है। हाल ही में देवेश राय का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? बंगाली लेखक थे देवेश राय, 84 साल की उम्र में नहीं रहे, चले गए। सक्रिय रूप से कई बंगाली दैनिक समाचार पत्र इन सब में वो लिखते थे। और इनकी एक उपन्यास है तीस्ता पेरेर वृतांतो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनका क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध था साहित्य से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, साहित्य से ये संबंधित थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सिक्किम राज्य का गठन 1975 में किया गया था। ये प्रश्न तो इतनी बार पूछा गया है कि इस प्रश्न को देख देख के लगता है कि ये क्या ऐसी खास बात है जो इतनी बार ये पूछा गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है सिक्किम का राज्य पशु हिरण है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 1975 में इसका गठन किया गया था, लेकिन सिक्किम का जो राज्य पशु है वो हिरण नहीं है। सिक्किम का राज्य पशु क्या है? सिक्किम का जो राज्य पशु है वो है, दो तीन चीजें ध्यान रखिए सिक्किम के बारे में। लाल पांडा इसका राज्य पशु है। राज्य पक्षी अगर आपसे पूछा जाए तो लाल तीतर है, तो दोनों लाल हैं, लाल पांडा लाल तीतर, राज्य पशु और राज्य पक्षी। अब तीतर पक्षी होता है इतना तो आपको पता है, कई लोग मार के तीतर को खा भी जाते होंगे। राज्य फूल जो है वो नोबल डेंड्रोबियम है और राज्य वृक्ष जो है वो रोडेडेंड्रोन है। तो दो चीजें मत भूलिएगा, पक्षी और लाल, जो ये लाल तीतर और लाल पांडा जो है वो पशु है, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चक्रवाती तूफान अम्फान ने किस या किन राज्य या राज्यों को प्रभावित किया? इसमें से दो भी हो सकते हैं, एक भी, इसलिए ऐसी वर्डिंग की गई है। तो जो अम्फान था ये बहुत तीव्र गति से आया और इसने दो स्टेट हमारे यहाँ के मुख्य तौर पर थे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, दोनों को इसने प्रभावित किया। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को प्रभावित किया। और ये जो गंभीर रूप से जो तूफान होते हैं इनकी स्पीड जो होती है वो 100 किलोमीटर से ऊपर, जो परिभाषा दी गई है 89 से जब ऊपर जाती है 117 किलोमीटर, ऐसे ये तो बहुत तेजी से चल रहा था, 150 किलोमीटर तक की शायद स्पीड पहुंची। आपसे चाहे ये ना पूछा जाए, लेकिन एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये नामकरण जो होता है अम्फान नाम किसने दिया था? तो इस बार का जो अम्फान नाम है ये थाईलैंड ने दिया था, थाईलैंड ने ये नाम दिया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक 84 शायद नाम दिए जा चुके हैं, 6-8 देश हैं जो देते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा अम्फान जो है ये थाईलैंड ने नाम दिया था। अगला प्रश्न, हाल ही में शुरू किए गए गोल कार्यक्रम का संबंध है किससे?
गोल कार्यक्रम किससे संबंधित है? गोल जो कार्यक्रम है इसका फुल फॉर्म आप पहले जान लीजिए, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। और आदिवासी युवाओं से ये संबंधित है। केंद्रीय जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। फेसबुक के साथ साझेदारी करके ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड में मेंटरशिप प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो भी प्रतिभाएं आदिवासी युवाओं में छिपी हुई हैं उनको निकालकर बाहर लाने का काम ये करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हैं। हाल ही में आईएमएफ ने भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए $1 बिलियन का पैकेज देने का निर्णय लिया। ये घोषणा अभी हुई, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये आईएमएफ के द्वारा नहीं हुई थी, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया। विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसका मोटो क्या है? वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है वर्किंग फॉर ए पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड, यानी निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरीके से केवल 2 सही हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो $1 बिलियन की पैकेज की घोषणा जो हुई थी ये फैक्ट है, याद रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, इवेंट वोट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जो टर्मिनोलॉजी वाले प्रश्न होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इवेंट वोट क्या है? इवेंट वोट कोरोना से संबंधित नहीं है। इवेंट वोट का संबंध है कंप्यूटर के जो सॉफ्ट स्पाईवेयर होते हैं, मालवेयर होते हैं, कई बार आप कहते हैं वायरस आ गया, ऐसे ही मालवेयर भी होते हैं, तो मालवेयर से इसका संबंध है। अभी भारत की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जिसको आप जानते हैं CERT के नाम से, CERT के नाम से जानते हैं, उसने इवेंट वोल्ट नामक एक मालवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की थी। और इसने कहा था कि ये एंड्रॉयड फोन जो उपयोग करता है उनके फोन में प्रवेश करता है और उनकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, खास करके जो वित्तीय जानकारी है, उनको चुराने में सक्षम है। और अगर वो चुरा ली गई, किसी के पास पैसा ही ना रह जाए, अब वो आज की दुनिया में किस लायक बचेगा? भूखों मर जाएगा, पड़ोसी भी खाना नहीं पूछता है। तो आप लोग अपने फोन को थोड़ा सा इन चीजों से बचाने के लिए कोशिश करिए। और उसमें सबसे बड़ी कोशिश ये है कि अगर आपका कोई अकाउंट लॉगिन है तो बार बार उसमें उसको जब आप खोलते हैं तो लॉग आउट करके ही ऐप बंद करिए। कई बार हम ऐप डायरेक्टली बंद कर देते हैं और ऐप बंद करते हैं सोचते हैं अब तो वो बंद ही हो गया होगा, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपरली उसको लॉग आउट बटन क्लिक करिए, लॉग आउट करिए। जो आपके पास पैसे हैं सुरक्षित रहें। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप गरीबों की मदद में या ऐसे किसी कार्य में खर्च करिए जो सामाजिक तौर पर लोगों को लाभ पहुंचाए। ये मालवेयर को तो ना लुटाइए। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह 3.5 लाख रुपए है, 3.5 लाख रुपीज। क्या इतना है? इससे ज्यादा वेतन है, अभी 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये चर्चा में क्यों आया मैं आपको बताऊं। अभी राष्ट्रपति महोदय ने निर्णय लिया कि वो अपने तनख्वाह का जो उनका वेतन है उसका वो 30% कोविड-19 का जो राहत फंड है उसमें वो जमा करेंगे। इस कारण से ये चर्चा में आया। और आर्टिकल 59 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता होगा वो उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले राष्ट्रपति बनाते समय कहा जाए 5 लाख दिया जाएगा और फिर बाद में थोड़े दिन बाद कहा जाए ऐसा करो भैया आप 2 लाख रुपए में काम चलाओ। क्या करोगे पैसा? वो सब भवन वन बनाइए, इतना गाड़ी वाड़ी मिल ही रही है, खाना मिल ही रहा है। ऐसा नहीं किया जा सकता। वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। बढ़ा भले दिया जाए लेकिन कम नहीं किया जा सकता। तो इसका बी सही है ऑप्शन, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, डायमर भाषा बांध का संबंध कौन से 2 राष्ट्रों से है? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से जो 2 राष्ट्र हैं जिनसे डायमर भाषा बांध संबंधित है? पाकिस्तान और चीन, ये दोनों बहुत अच्छे आजकल के दोस्त हैं। दुश्मन जो होते हैं, अगर क्या होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो भारत के दोनों दुश्मन हैं और दोनों दोस्ती कर बैठे हैं। पाकिस्तान और चीन सरकार के द्वारा डायमर भाषा बांध परियोजना पर अभी हस्ताक्षर किए गए और इसमें एक 21 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का प्रोजेक्ट भी शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में इसका एक बड़ा हिस्सा स्थित है। और जो आप सुनते हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा एक क्षेत्र है,
कोहिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में ये पूरा ये क्षेत्र जो ये पड़ता है, वहीं पर डायमर जिलों में सिंधु नदी वहां पर बहती है, वहीं पर यह बांध स्थित होगा। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और ये दुनिया के सबसे लंबे रोलर कंपैक्ट कंक्रीट बांधों में से एक होगा, आरसीसी जिसको बोलते हैं, रोलर कंपैक्ट कंक्रीट। आरसीसी छतें पड़ती है ना, उस तरीका के बांध 272 मीटर ऊंचा ये बांध होगा। चाइना जो भी काम करता है कुछ अनोखा ही करता है ना, तो चीन और पाकिस्तान, एक चीज तो माननी पड़ेगी, चीन ने अपने संसाधन का उपयोग बहुत अच्छे से किया है, भारत को भी ये सीखना ही होगा। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल छपा हुआ प्रश्न, मैं इसको मानता हूं, कोई भी परीक्षा होगी इसको पूछा जाना चाहिए, क्योंकि भारत सोलर के क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमारे पीएम की ये योजना थी, इन्हीं का आइडिया था, और यह स्थापित किया गया है जोधपुर में, और जोधपुर पड़ता है राजस्थान में, घूमने वाली जगहों में से एक है। राजस्थान का जो जोधपुर का भड़ला सोलर पार्क है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है, भड़ला सोलर पार्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वोकल फॉर लोकल योजना का उद्देश्य क्या है? हमारे पीएम जब बोलते हैं ना तो कुछ फार्मूला बना के बोलते हैं, बढ़िया बात है, फार्मूले से चीजें याद हो जाती हैं, इनकी आदत है ऐसा ही बोलने की, और बहुत बढ़िया है ये। तो स्थानीय उत्पादों को सॉरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल योजना, जो आत्मनिर्भर भारत आप सुनते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत की बड़ी खिल्ली भी उड़ रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, आप लोग, हम लोग, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी अपने को उसमें शामिल कर रहा हूं, कि हम लोग चीजों को मजाक बड़ी जल्दी बनाने लगते हैं। जरा सोच के देखिए, एक दिन आपको पीएम की कुर्सी पे बिठा दिया जाए तो क्या हमारे मोदी जी से बेटर आप कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो आप उनको रिप्लेस करने की क्षमता रखते हैं, तब आप बोलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जिस कंडीशन में कोई सरकार, कोई भी मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि मैं मोदी भक्त हूं या बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी रहा हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी रहे हो, कितनी आलोचना उनकी होती है, लेकिन जो वो करके गए अपने समय में, क्या उस समय की वो जरूरत नहीं थी, या आज उसका हम नुकसान उठा रहे हैं? ऐसा नहीं है। तुरंत आलोचना नहीं करना चाहिए, पहले समीक्षा करना चाहिए। और आलोचना भी नेगेटिव शब्द नहीं है, आलोचना का मतलब होता है सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजों को देखना, लेकिन हम केवल नकारात्मक चीजों को देखने लगते हैं। कभी भी प्रश्न जब आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि निम्नलिखित कथन या कोई संदर्भ कुछ भी दे दिया जाए कि इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या परीक्षण कीजिए, तो उसमें बुराई नहीं लिखनी होती है, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को पहले देखा जाता है, और फिर नकारात्मक चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और उसके बाद में अंत में अपना सुझाव दिया जाता है। तो आत्मनिर्भर भारत की, कोई ऐसे कुत्ता बना रहा है, मैंने व्हाट्सएप पे मैं भी देखता रहता हूँ, ये तो चिड़िया बन गई यार, ये आजकल मुझसे चिड़िया बहुत बन रही है ना। तो ये कुत्ता और उसकी पूंछ यही पकड़े हुए ऐसे पता नहीं क्या अजीब अजीब सब बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे समय हम लोगों को एकजुट होकर देश की जो खराब स्थिति है उससे निपटने के लिए कुछ भी हम कोशिश कर सकते हैं। अगर एक टाइम का भोजन एक व्यक्ति को दे सकते हैं तो वो हम करें, वो तो हम आप कर नहीं पाएंगे, वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास है हम खाएंगे। तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। ये जो फालतू की बातें हैं ये थोड़ी बहुत काम की होती हैं। अगला प्रश्न, कोबास 6800 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और लेकिन ये कोविड से रिलेटेड है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कोबास 6800 जो है, ये भारत की पहली स्वचालित कोविड 19 परीक्षण मशीन है, याद रखिएगा, भारत की पहली स्वचालित कोविड 19 परीक्षण मशीन है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी, सरकार द्वारा इसको खरीदा गया था, और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में इसको स्थापित किया गया, एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में इसको स्थापित किया गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व स्तर की रिपोर्ट है, तो कोई विश्व स्तर का संगठन ही जारी करेगा, चारों ऑप्शन विश्व स्तर के हैं, और यह जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, ये थोड़ा सा कुछ गलत मुझे लग रहा है। ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया होगा, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये जारी किया होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सही उत्तर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत के बारे में जो बात की गई है उसमें कहा गया कि 6.8% भारत की विकास दर थी, 2019 में 4.1% थी, और इसने इसी में कहा कि भारत की जो 2020 में
ये विकास दर होगी वो महज 1.2% होगी। तो ये वर्ल्ड बैंक यहां से हटाइए। वर्ल्ड बैंक सही तो है, बिल्कुल सही है। मैं क्या इसमें गलत बोल रहा हूं? नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं होगा, ये यहां पर ये गलत है। ये संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है, ठीक है। ये इसमें विकल्प ये सही नहीं दिया है शायद, ये संयुक्त राष्ट्र होगा यहां पर सही उत्तर, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कुछ गलत सेट हुआ है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का मैं पिन पोस्ट करूंगा फिर से देख के, और फिर मैं बताऊंगा। वैसे ये सही है, आप इसको संयुक्त राष्ट्र मान के चलिए। अगला प्रश्न, हाल ही में तेलिया रुमाल और सोहराई खोवर पेंटिंग जो जीआई टैग प्राप्त करने वालों जो चीजें हैं उनमें से रही हैं। तेलिया रुमाल और सोहराई खोवर ये तो अलग अलग चीजें हैं। तेलिया रुमाल किसी अलग स्टेट के लिए और सोहराई खोवर अलग स्टेट के लिए। तो इनका संबंध क्रमशः किन स्टेट से है? क्रमशः का मतलब होता है कि पहले जो दिए हैं पहले, और जो और के बाद दिया उसका बाद में। तो जो तेलिया रुमाल है इसका संबंध है कहां से? तेलंगाना से। तेलिया रुमाल का तेलंगाना से, और सोहराई खोवर पेंटिंग का कहां से? झारखंड से। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी में जीआई टैग से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो सोहराई खोवर पेंटिंग है ये वहां के स्थानीय जो आदिवासी समुदाय हैं उनकी महिलाओं के द्वारा की जाती है। पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है ये, और ये चित्रकला हजारीबाग जिले में प्रचलित है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसके बारे में बात है। और तेलंगाना में जो तेलिया रुमाल है ये पुदक्का हैंडलूम क्लस्टर के एक कंजोर्टियम वहां पे बना हुआ है, उसके द्वारा इसको तेलिया रुमाल के लिए आवेदन किया गया था। और इसका संबंध कहां से है? तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना, ध्यान रखिएगा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया जाता है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये अभी प्रस्तावित है, ये शायद जुलाई में होने वाली है। तो 2020 में जो इसका जुलाई में आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, ये प्रश्न है। और इसका आयोजन होगा सेंट पीटर्सबर्ग में। कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। और ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये रूस का शहर है, ठीक है। अब इसको मैप में देखने की जरूरत अगर है तो आप मैप खोल के रखा करिए, एटलस साथ में रखा करिए, उसमें जो मैप आपको ओपन करना हो खोल लीजिए, देख लीजिए उसको। अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण क्या है? तो इनका मौत का कारण होता है बाल एवं मातृ कुपोषण, यानी कि जो माता है जिसको बच्चा हो रहा है, और दूसरा जो बच्चा है 5 साल तक वो जब तक नहीं पूरा हो जाता उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनके कारण उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वही कारण होता है। 68% बच्चे ऐसे ही मर जाते हैं, 68%। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? अनुबंध कृषि पर, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जब भी बात होती है तो हमारा ध्यान चला जाता है पंजाब और हरियाणा की तरफ। लेकिन जो इस पे कानून बनाया है, जिस राज्य ने कानून बनाने वाला जो राज्य है वो थोड़ा सा अलग, आपको साउथ में जाना पड़ेगा, और वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कृषि उपज और पशुधन संविदा खेती और सेवा संवर्धन और सुविधा अधिनियम, ये पूरा उसका नाम है, कृषि उपज पशुधन संविदा खेती एवं सेवा संवर्धन और सुविधा अधिनियम, इसको अभी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत खरीदारों व किसानों के मध्य फसल पूर्व में जो समझौते होंगे उसी के अनुसार उनको पेमेंट करना होगा खरीदारों को, ये इसमें सुविधा दी गई है। और ये करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह देश जिसके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में उनके नाम पर एक मार्ग का नामकरण किया गया, ये देश कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 मई 2020 की बात है। इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है तेल अवीव। तेल अवीव ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक मुख्य मार्ग का नाम रखा, और नाम का जो रखा गया है मार्ग का वो नाम है टैगोर मार्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल, सी ऑप्शन। थोड़ा सा और कठिन प्रश्न बनेगा तो यहां पर तेल अवीव भी दे दिया जाएगा, ठीक है। इससे कठिन प्रश्न नहीं बनेगा। अगला प्रश्न, 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए नियमों के लिए लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की। इसके साथ कितनी राशि के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी?
ये पैकेज आपसे पूछा जा सकता है कि कितने रुपए प्रधानमंत्री ने घोषित किए थे। ये रकम तो बहुत बड़ी थी, और इस रकम को देखा जाए तो ये 20 लाख करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 20 लाख करोड़ रुपए। 20 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि इसमें अन्य खर्चों को भी, जो स्वास्थ्य में खर्चे वैसे भी रेगुलर होते हैं, उनको भी शामिल किया गया था, क्योंकि वो पैसे कहीं अलग से नहीं लाए जाएंगे। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था। इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसको काम करने के लिए खर्च किया जाएगा। और ये जो क्षेत्र होंगे उनके बारे में इसमें डिटेल में पूरी बहुत बात जानने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन 5 स्तंभ, 5 पिलर बनाए गए थे। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोविड 19 के प्रकोप के चलते फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन का पुनर्निर्धारण किया गया। इसका आयोजन किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अंडर 17 महिला विश्व कप का जो आयोजन किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा। 12 मई 2020 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का पुनर्निर्धारण किया है, और ये 2 नवंबर 2020 से आयोजित किया जाना था। अब ये स्थगित कर दिया गया है, और स्थगित करके ये ले जाया गया है 17 फरवरी 2021। अब अगर कोविड का प्रकोप तब तक रिपीट फिर से नहीं किया तो 17 फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमपी पीसीएस का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इसका सही उत्तर आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। और यूपी में भी जब प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग कई बार, यूपी का एग्जाम होता है तो आप यूपी टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। एफआईआर आपके द्वार ये योजना मध्य प्रदेश में अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत चालू की गई है। 23 थाना क्षेत्रों में इसको किया गया है। डायल 112 के तहत इसका जो है इसकी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी, और इसमें लोग घर पर जाकर आपकी एफआईआर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा शुरू की गई मिशन सागर पहल में कौन सा देश शामिल नहीं है? सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि मिशन सागर पहल है क्या। मिशन सागर जो पहल है, इसका उद्देश्य था कोविड 19 के तहत खाद्य पदार्थ संबंधित, आयुर्वेदिक दवा और उससे संबंधित जो और भी सामग्री है उनको पहुंचाना। भारत ने इसको शुरू किया था, भारत द्वारा शुरू किया गया था। तो मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स इसमें शामिल हैं, लेकिन इसमें जो एक देश दिया हुआ है नामीबिया, ये इसमें शामिल नहीं है। मालदीव है, मेडागास्कर है, सेशल्स है, कोमोरोस है, और एक इसमें और देश जो इसमें नहीं है ऑप्शन में, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, मॉरिशस। ये 5 देश इसमें शामिल थे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन सागर पहल में कितने देश शामिल थे। अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कोरोना वायरस टेस्ट किट या कवच का नाम क्या है? इसका नाम कवच दिया गया था, तो कौन सा कवच है ये? कोविड एलिसा कवच है। कोविड कवच एलिसा इसका पूरा नाम है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और पहले ये जो वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसको पहले वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है, इसको पहले जाना जाता था वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में। इन्फ्लुएंजा, जापानी एंसेफ्लाइटिस, रोटा, खसरा, हेपेटाइटिस, कोरोना वायरस, इन सब के लिए राष्ट्रीय निगरानी केंद्र के रूप में भी ये कार्य करता है। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया? कि शून्य रहेगी हमारे यहाँ की विकास दर, किसने ये अनुमान लगाया? ये थी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड। इसने कहा कि जो 2020-21 का भारत का जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा वो 0% रहेगा, और उसका कारण ये लॉकडाउन और यही सारी चीजें रही। और पिछले महीने इस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 0.2% की दर से बढ़ेगी। ठीक है। और भारत को इसने BAA2 रेटिंग प्रदान की थी। BAA2 ये रेटिंग प्रदान की थी। और ये मध्यम क्रेडिट जोखिम दर्शाती है ये रेटिंग जो होती है। ठीक है। और 21-22 में फिर इसने कहा है कि 6.6% तक ये भारत विकास दर को कवर कर लेगा। अगला प्रश्न है, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव नामक बहुउद्देशीय परियोजना का संचालन किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो संगठन है वो है CSIR। ये संगठन है CSIR। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। CSIR इसका भारत द्वारा ये 2002 से 2002
2001 से ये पीपीपी मोड में दूरदर्शी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम संचालन प्रारंभ हुआ था, तब से ये चल रहा है। और CSIR इसके लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किन बैंकों को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत लाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत अभी हाल में एक निर्णय लिया गया है, उसके तहत लाया गया है सहकारी बैंकों को। ठीक है, सरकारी सहकारी जो बैंक है, सरकारी नहीं ये सहकारी है, ध्यान रखिएगा, सहकारी जो बैंक होते हैं उनको इसके अंतर्गत लाया गया है। और जो सरफेसी अधिनियम है यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सोसाइटी इंटरेस्ट एक्ट, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। और इसके तहत इसमें ये बात की गई है कि गैर निष्पादनकारी संपत्ति या खराब संपत्ति की समस्या को हल करने के लिए इसमें इस अधिनियम को तैयार किया गया था। और अभी हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने कहा था कि सहकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम के तहत रखा जाए, तो इसको रखा गया है। और इसका कारण यही है कि इस सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों की परिभाषा में शामिल किया गया है, इसी कारण से ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुंदरवन डेल्टा जो केवल भारत में विस्तृत है, विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है, क्या यह सही है? एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है सुंदरवन डेल्टा, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन लिखा है केवल भारत में विस्तृत है, जबकि ये केवल भारत में विस्तृत नहीं है, ये भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है, हाल में सुंदरवन डेल्टा में बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। 87 पहले थी, फिर 88 हुई थी और अब 96 हो गई है, बिल्कुल सही है। और सुंदरवन एक विश्व धरोहर स्थल है, परंतु रामसर स्थल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये विश्व धरोहर स्थल भी है और रामसर स्थल भी है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में कुपवाड़ा जिले में हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी संगठन ने ली? कुपवाड़ा जिले में जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक नया आतंकवादी संगठन है, कश्मीर में ये आया है। जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और अलबद्र से मिलकर ये बना है। और 5 अप्रैल 2020 को नियंत्रण रेखा के साथ कुपवाड़ा जिले में जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी इसी ने ली थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इराक के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीम सद्दाम हुसैन के उपरांत बनने वाले प्रधानमंत्री हैं, किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? तो ये है छठे प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण जो गंभीर आर्थिक संकट पैदा हुआ, उसी के बीच में मुस्तफा अल कदीमी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। सद्दाम हुसैन के शासनकाल 2003 के उपरांत प्रधानमंत्री निर्वाचित होने वाले वो छठे व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पहला, ग्रामीण भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या शहरी क्षेत्र से कम है। दूसरा, इंटरनेट महिला उपयोगकर्ता पुरुष इंटरनेट उपयोगकर्ता की तुलना में अधिक है। तीसरा, भारत विश्व में सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता है। पहला स्टेटमेंट, ग्रामीण भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की जो संख्या है वो शहरी क्षेत्र में कम है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। यहाँ पे लिख रहा है कि शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में कम है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता पुरुष से ज्यादा है। और भारत विश्व में सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता, ये गलत है क्योंकि ये चीन है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वंदे भारत मिशन क्या है? भारत की संस्कृति को जानने का मिशन, कुपोषित बच्चों के टीकाकरण का कार्यक्रम। डी ऑप्शन पे जो दिया है सी भी गलत है, युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करने का कार्यक्रम। डी सही है, कोरोना वैश्विक महामारी के समय विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने का, देश वापसी का कार्यक्रम। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, और 7 मई 2020 को ये लॉन्च किया गया था कार्यक्रम, डेट भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। 7 मई 2020 को ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था और 14,800 से अधिक भारतीय जो विदेश में फंसे हुए थे उनको लाने का इसमें प्रयास किया गया। इसमें सवाल भी उठे थे कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, जो देश में ही रह रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, और जो हमारे देश के नागरिक हैं विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए किया जा रहा है। हाल ही में मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए ईरान ने किस नई मुद्रा को शुरू करने का निर्णय लिया?
अभी ईरान सरकार की स्थिति बहुत खराब थी, तो उसने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन मुद्रा करने का निर्णय लिया। और ईरानी मुद्रा जो रियाल हुआ करती थी, रियाल यहाँ की मुद्रा हुआ करती थी, रियाल की जगह इसने कहा टोमन चलेगा, और एक टोमन 10,000 रियाल के बराबर होगा, यानी कि टोमन की वैल्यू 10,000 गुना। वहां पर बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो गई थी। तो इस सही उत्तर हो जाएगा सी, टोमन। ठीक है। और पुराने नोट भी वहां चलते रहेंगे, पुरानी करेंसी भी चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर यह टोमन अब चलेगी। और एक घेरन मुद्रा की भी इकाई है, और घेरन जो है 100 घेरन से एक टोमन बनता है। 100 घेरन बराबर होता है एक टोमन, और 1,000 रियाल, 10,000 रियाल बराबर एक टोमन होता है। थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया जो होता है वो एक रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चर्चा में इसलिए आया कि 8 मई को विश्व स्तर पर थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और क्लेरेशन थेरेपी द्वारा इसका उपचार किया जाता है। रक्त आधान के द्वारा, और क्लेरेशन थेरी होती है उसके द्वारा, थेरेपी होती है उसके द्वारा इसका उपचार किया जाता है। और बच्चों में इसका उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा भी किया जाता है। इसके लक्षण जो हैं वो बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था के बाद दिखाई देते हैं। जितनी जल्दी दिख जाए उतनी जल्दी इसमें इलाज इसका करके और इसको सही किया जा सकता है। बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? ये जो योजना है झारखंड के द्वारा प्रारंभ की गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर इतिहास आपका दुरुस्त है तो आप इस प्रश्न का उत्तर वैसे भी दे लेंगे। और ये झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है इस समय, क्या आपको पता है? शिबू सोरेन के लड़के हेमंत सोरेन। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी है ना। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से अभी किसको सम्मानित किया है? और ये सम्मान पाने वाले हैं किम जोन उन। कौन है? किम जोन उन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और रूसी दूतावास ने एक अधिसूचना जारी की, उसी के तहत इनको ये दिया गया पुरस्कार। और 1948 में सोवियत संघ और उत्तर कोरिया के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। कोरियाई युद्ध के दौरान सोवियत सैन्य बलों ने कोरियाई पीपल्स आर्मी का समर्थन किया था, और उत्तर कोरिया की स्थापना कम्युनिस्ट ब्लॉक के रूप में की गई थी, जिसे रूस का उस समय अधिकतम समर्थन प्राप्त था। और जब ऐसे संबंध हैं तो इनको पुरस्कार भी दिया गया है। और वैसे भी अच्छे हों या बुरे हों, हम कुछ बुरे लोगों को भी पाल के रखना पड़ता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के नवगठित किस विधि आयोग की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई, यानी कि किस क्रम का ये विधि आयोग है, इसका क्रम क्या है? तो यह है 22वां विधि आयोग। 21 पहले हो चुके थे। 3 साल पे इनकी स्थापना होती है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसमें होते हैं। 1+4 होता है, टोटल 5। और यह पहली बार 1955 में गठित किया गया था, और हर 3 साल पर तब से गठित होता आ रहा है। ये 22वां है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश के द्वारा नई पीढ़ी के मानवयुक्त अंतरिक्ष यान लॉन्ग मार्च 5B कैरी विकसित किया गया? ये विकसित करने वाला देश है चीन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा देश है? चीन। भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन प्रारंभ किया गया? जो नौसेना ने ऑपरेशन चलाया था जो विदेशों में फंसे भारतीय थे, वो ऑपरेशन था समुद्र सेतु। ठीक है। और इसके तहत आईएनएस जलस्व और आईएनएस मागर, एक आईएनएस जलस्व था, आईएनएस जलस्व, और एक आईएनएस मागर था, इन दोनों को लगाया गया था समुद्र सेतु अभियान के तहत। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निगाह नामक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? निगाह नामक कार्यक्रम, निगाह नामक जो कार्यक्रम था ये था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं लॉकडाउन के तहत, कोविड-19 के तहत, किसी भी हिस्से से देश के, तो उनको क्वारंटाइन के और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाए, उनको दूर रखा जाए जिससे अन्य लोगों में वो ना फैले। और इसको शुरू किया था हिमाचल प्रदेश ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? ये जो नामित किए गए थे, नामित नहीं किया गया, इसमें 3 लोग नामित किए गए थे, मुख्तार खान, डार यसीन, चन्नी आनंद। फरहान कुरैशी तो 3 इडियट में थे, ये विकल्प मैंने वहां से सेट किया, तो वो भी थे, फोटोग्राफी करते थे, लेकिन उनको यहां पर शामिल नहीं किया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
और न्यूयॉर्क स्थित है अमेरिकी गैर लाभकारी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस। उसी के फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी में नामित किया गया। जो पुलित्जर पुरस्कार है यह अमेरिका में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और जो अनुच्छेद 370 का जब निरस्तीकरण हुआ था उसके बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए ये पुरस्कार इन लोगों को दिए जा रहे हैं। और ये जो पुरस्कार है ये पत्र, नाटक, संगीत और पत्रकारिता इन सब में दिया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत मार्केट क्या है? अगला प्रश्न, भारत मार्केट। भारत मार्केट जो है ये राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT इसने भारत मार्केट नामक ये मार्केट प्लेस ये लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है ये। और खुदरा विक्रेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी इसके तहत। और इस मंच में 95% खुदरा व्यापारियों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला जो स्टेट है वह है हिमाचल प्रदेश। और ये जो कार्यक्रम है इसमें 120 दिनों के शहरी निवासियों को 120 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई। 2020 के यूनेस्को या गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के विजेता के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये थे वेदोया लीमा। कौन थे? वेदोया लीमा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वार्षिक यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज एक व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है और इस बार ये वेदोया लीमा को दिया गया। और 1997 में ये पुरस्कार गठित किया गया था, तब से दिया जा रहा है। और ये जो वेदोया लीमा है ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको ये होनी चाहिए कि ये कोलंबियाई खोजी पत्रकार हैं। कहाँ के हैं? कोलंबिया के हैं। और वहाँ के ये खोजी पत्रकार हैं, ये ध्यान रखना है। और इनकी जो रचनाएं हैं जितनी, ये सशस्त्र संघर्ष और महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा है उनसे रिलेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी स्थित है हैदराबाद में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। NIAB इसको बोलते हैं। हैदराबाद का वैज्ञानिक जो इस संस्थान के वैज्ञानिक हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के, उन्होंने ईकोसेंस नामक एक बायोसेंसर विकसित किया था। और ये कोविड-19 में लार के नमूने से पता लगा लेता था कि है कि नहीं है। ये सेंसर था ईकोसेंस, ये इसका पूरा नाम था। अगला प्रश्न, द सरस कलेक्शन का संबंध है, द सरस कलेक्शन इसका संबंध किससे है? जो द सरस कलेक्शन है ये स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए जो दैनिक उपयोगिता वाले उत्पाद हैं उनसे इसका संबंध है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने जो जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम के बारे में आप जानते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उस पर 10 सरस उसका जो पोर्टल है उस पर 10 सरस कलेक्शन लॉन्च किया। ग्रामीण एवं सहायता समूहों के द्वारा जो दैनिक उपयोगिता की उत्पाद बनाए जाते हैं उसको इस पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसको मार्केट में भेजने की कोशिश की जाएगी। 2020-21 राष्ट्रमंडल युवा खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेल जो हैं वो 21 में होने थे, इसको अब कर दिया गया 2023 तक स्थगित। ठीक है, तो इसका सही उत्तर तो बी हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, टोक्यो ओलंपिक के साथ इसकी तारीखों का टकराव था, इस कारण से इसको किया गया। टोक्यो जो ओलंपिक है ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक होने वाला था, लेकिन अब टोक्यो ओलंपिक को 2020 से एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया, तो ये पहुंच गया 2021 में। और 2021 में ही ये राष्ट्रमंडल युवा खेल होने थे, इसलिए ये टकरा रहा था, इसलिए इसको बढ़ाकर 2023 कर दिया गया, 2023 तक स्थगित कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, सेंट्रल विस्टा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अभी क्या हुआ है, अभी नए संसद भवन को मंजूरी प्रदान की गई है। सेंट्रल विस्टा कमेटी एक है, उसने एक नई योजना को मंजूरी दी है। सेंट्रल विस्टा में क्या है? तो सेंट्रल विस्टा में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक,
साउथ ब्लॉक, ये सारी चीजें शामिल हैं। अब इसमें क्या शामिल नहीं है, तो दिल्ली विधानसभा इसमें शामिल नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संसद भवन को लुटियंस और बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन की अगर बात की जाए तो एडविन लुटियंस द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, और सचिवालय जो है इसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जो ब्लॉक स्थित है उनको नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, इसको हार्वर्ड बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था। अब जब ये नया बनने जा रहा है, पुराना नष्ट होगा, तो कई बार इतिहासकार इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। विश्व स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया किस तिथि को जाता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये मनाया जाता है 3 मई को, और इस बार इसका जो विषय है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, और ये जो है विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ध्यान रखिएगा। लेकिन जर्नलिज्म आजकल की जो है वो फियर और फेवर से ही चलती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की केसर की खेती को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? किस राज्य की? तो केसर की खेती के लिए जो राज्य जाना जाता है कश्मीर, उसी को यह प्रदान किया गया है। और कश्मीर में केसर विश्व स्तर का जो ये मसाला है, पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। 3 प्रकार के केसर होते हैं। एक केसर होता है लच्छा, एक होता है मोगरा, और एक केसर का प्रकार प्रजाति होती है गुच्छी। लच्छा, मोगरा और गुच्छी। अगला प्रश्न, टूना एक प्रजाति है किस चीज की? तो टूना जो मछली खाने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, ये मछली की एक प्रजाति होती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोविड 19 के तहत डिब्बा बंद जो मछलियां चल रही थी उसमें टूना की मांग बहुत बढ़ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? और यह स्थान दिया गया है तृतीय। प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, द्वितीय स्थान पर न्यूजीलैंड और तृतीय स्थान पर भारत रहा है। 2017 के बाद से जो खेल रहे हैं उन्हीं की परफॉर्मेंस पर यह आधारित है। 43 महीनों तक भारत शीर्ष स्थान पर भी रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ गंगा मिशन के लिए किस नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इसका जो नाम है ये ध्यान रखिएगा। 2 मई 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आइडिया थॉन राष्ट्रीय मिशन ये प्रारंभ किया गया था। द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर यह केंद्रित है। कोविड 19 संकट के दौरान नदी प्रबंधन रणनीतियों में जो आवश्यक बदलाव लाने हैं उसके बारे में ये विचार करने के लिए गठित किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में स्थित एक सिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है, हाल ही में किस देश द्वारा आतंकी संगठन इसको घोषित किया गया है? तो ये देश है जर्मनी। जर्मनी ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया 30 अप्रैल 2020 को। 30 अप्रैल 2020 को इसको घोषित कर दिया आतंकवादी संगठन। यस कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? यस कार्यक्रम जो है इसका फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, और ये जो कार्यक्रम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित भौगोलिक संकेतक प्राप्त जो वस्तु हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला जो है चकहाओ मेघालय, क्या ये सही है? चकहालो मेघालय की ये क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। ये काले चावल है वहां के, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है टेराकोटा गोरखपुर, ये गलत है। और कदलाई मिठाई कोविलपिट्टी। अब गोरखपुर टेराकोटा और कोविल कदलाई मिट्टी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किए गए, नहीं ये गलत क्यों है, सही तो है। तो ये तीनों के तीनों सही है। चकहाओ में ये चकहाओ गलत है, सॉरी। चकहालू मेघालय का नहीं है, वही मैं कह रहा था ये ऑप्शन क्यों नहीं सेट हो रहे हैं। चकहाओ ये मणिपुर का है। चकहाओ है क्या? काले चावल हैं, और ये है मणिपुर के, तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी, टेराकोटा गोरखपुर और कदलाई मिठाई जो है ये कोविल पट्टी। और ये जो कोविल पट्टी है ये कहां पर है? तमिलनाडु। अगर स्टेट देके पूछा जाए तो तमिलनाडु है। अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहे टीएस तिरुमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? अगला अस्थायी प्रतिनिधि कहां पर नियुक्त किया गया है? किसको? टीएस कृष्णमूर्ति को। तो इनको नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि।
ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और अगले राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र में ये काम करेंगे और ये स्थान लेंगे सैयद अकबरुद्दीन का, ठीक है, जो इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, यूनाइटेड नेशन में ये जाएंगे। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया? किस राज्य ने किया? और ऐसा करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। मनरेगा के तहत 2020 तक सबसे ज्यादा रोजगार जो प्रदान किया है वो छत्तीसगढ़ ने किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट पर कोविड-19 उपकर लगाने का निर्णय लिया था? तो ये निर्णय लिया था नागालैंड ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नागालैंड ने 28 अप्रैल की रात से ही 5 रुपये प्रति लीटर डीजल पर और पेट्रोल और मोटर स्प्रिट पर 6 रुपये का कोविड-19 उपकर लगा दिया था। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का स्थान क्या है? ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप आईबीपी भी कहते हैं, इसके द्वारा संचालित अभी किया गया और इसके जो नतीजे जारी किए गए उसमें भारत का जो स्थान है, भारत को 53वां स्थान प्रदान किया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देश का प्रथम राज्य जहां पर आपदा राहत उपकर अधिरोपित किया गया, तो आपदा राहत अब उपकर जो है ये 2018 में जब विनाशकारी बाढ़ आई थी उस समय राज्य में जो पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने का प्रयास किया गया था उसी के तहत केरल में किया गया था। तो बी ऑप्शन ये करेक्ट है। और अभी 1 जून 2019 से 2 वर्षों की अवधि के लिए केरल ने इसको क्या किया है, 5% से अधिक जीएसटी वाली जो वस्तु हैं उस पर 1% का आपदा राहत उपकर अधिरोपित कर दिया है। जिस वस्तु पर 5% से ज्यादा जीएसटी है उसी पर लगेगा। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान योजना के तहत कितने रुपए की राशि जारी की? तो पीएम किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। फैक्ट है, याद रखना। हाल ही में आर्थिक पैकेज के अनुसार टैक्स डिडक्टिव सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीडीएस और टीसीएस की दरों में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो इसमें जो कमी की गई है वो 25% की कमी की गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन है इसमें भारत की जो रैंक है वो 74th है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरण स्थिरता जैसे प्रमुख मानदंडों में सुधार किया है, तब जाके इसकी 74th रैंक आई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी जो फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट जारी की है उसी के आधार पर 115 देशों में इसका यह स्थान रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से जो कथन है आपको बताना है कौन से सही है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, बिल्कुल सही है, डेट याद रखिएगा। और ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है, ये गलत है क्योंकि जो अटल योजना है ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर स्थित है, ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे कोई मतलब नहीं है। और इसके लिए 18 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम की आयु निर्धारित की गई है, ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो नीति आयोग ने जो अभियान चलाया था वो दादा दादी और नाना नानी दोनों के लिए चलाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी के नाम से आप जानते हैं, इसने हाल ही में इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। बिल्कुल सही है, इसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये बिल्कुल गलत है। यूपी वाले ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो इस तरीके से केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई? तो ये लॉन्च करने वाला जो देश है वो रूस है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जो ये आर्कटिक एम उपग्रह होगा, इस उपग्रह का पहला संस्करण अभी विकसित किया जा चुका है और इस वर्ष तक लॉन्च भी किया जाएगा। फिर अगला संस्करण 2023 में ये लॉन्च करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चकमा मुख्य रूप से हिंदू हैं और हजोंग बौद्ध हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है,
ये लोग जो हैं 1960 के दशक में कर्णफुली नदी के पार कपेटाई बांध के निर्माण के कारण भारत में आए थे। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब हजोंग और चकमा जो है, चकमा और हजोंग समुदाय, ये पूर्वी पाकिस्तान जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ के ये लोग हैं। और जो ये चकमा है, जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, चकमा जो है वो मुख्य रूप से बौद्ध है, और जो हजोंग है, जिसमें दो चीजें दी हुई हैं, चकमा मुख्य रूप से बौद्ध है और हजोंग जो है वो हिंदू है। ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। केवल दो सही है। अगला प्रश्न, आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? आयु रक्षा कार्यक्रम, आयु रक्षा जो कार्यक्रम है, ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस ने मिलकर चालू किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये आयुष मंत्रालय के तहत ये सब आते हैं, और इसी के तहत ये आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कोविड 19 के तहत जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद वर्तमान में 5 राज्यों में विधान परिषद बची है। जम्मू कश्मीर का जब विभाजन हुआ उसके बाद में देखा जाए तो जो वैसे बची थी वो 6 राज्यों में विधान परिषद बची थी, लेकिन आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहां से इसको हटाने का निर्णय लिया। इस तरीके से ये अब केवल 5 राज्यों में बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में बची। तो पहला स्टेटमेंट ये सही है। दूसरा है, जब इसको मैंने डेली 30 में डिस्कस किया था तो आंध्र प्रदेश वाला अपडेट नहीं था, और एक क्वेश्चन और गलत हुआ था जो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला था, तो वो भी डेली 30 में पहले गलत डिस्कस हुआ था, बाद में टेस्ट में उसको सही किया गया था। कभी कभी ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन पिन पोस्ट में इनको मैं डाल देता हूँ। और जब आप कई जगह इसको पढ़ लेंगे, मतलब यहाँ पे डेली 30 में भी पढ़ेंगे और मंथली, कभी कभी गलतियां होती हैं, तो ये आपका सही ही हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 6 साल में समाप्त हो जाता है। 1/3 सदस्यों का कार्यकाल तो समाप्त होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर समाप्त होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर। तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही है, केवल एक सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ई एन ए एम यानी ई नैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रबंधन छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंजोर्टियम द्वारा किया जाता है, एसएफएसी के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। ये चुनिंदा एपीएमसी यानी कृषि उपज विपणन समिति संबंधित गतिविधियों के लिए एकल सेवा प्रदान करता है। ये गलत है, क्योंकि ये चुनिंदा के लिए नहीं, ये सभी के लिए करता है। और तीसरा है, ये मंच कैशलेस लेन देन प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही है। अभी तो देखा जाए तो अभी इसमें मंडियां जोड़ी जा रही हैं, और अभी टारगेट रखा गया है कि इसको 1000 पहुंचा दिया जाए, 1000 से ऊपर ही कर दिया जाए। अपडेशन ये होता रहता है, आगे हम डेली 30 में इसको डिस्कस करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहने वाली अंतर्देशीय नदी कौन सी है? जो चीन से निकलती है और यहां तक बहती है ऐसे, तो इस नदी का नाम है मेकांग। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तिब्बत से शुरू होती है और अंत में ये जाकर, मतलब ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया से होकर बहती है। और अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो विश्व की 13वीं बड़ी नदी भी है ये। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीआईपीएट, सीआईपीटी, सीआईपेट, सीपेट भी बोल सकते हैं इसको, इसका नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया गया है। ये संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये जो संस्थान स्थित है ये चेन्नई में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेस एक्स एक सरकारी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। बिल्कुल गलत है। ये एलोन मास्क की कंपनी है और ये सरकारी नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। और इसकी स्थापना 6 मई 2002 को एलोन मास्क के द्वारा की गई थी, वही इसके सीईओ हैं वर्तमान में। ये बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने और अंतरिक्ष में परिवहन को संभव बनाने के क्षेत्र में इसने बहुत सारे काम किए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स के सदस्य देश रूस, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 में की गई थी इन सब देशों के द्वारा। और इस बैंक ने अब तक अपने सदस्य देशों में 55 से अधिक परियोजनाओं के लिए
16.6 बिलियन डॉलर की मंजूरी प्रदान की है, यह भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तक परसीमन का कार्य 5 बार किया गया है, क्या यह सही बात है? परसीमन का कार्य 5 बार किया गया है। परसीमन का कार्य अभी तक 4 बार किया गया है। पहला ये गलत है, 1952, 1963, 1973 और 2002 ऐसे किया गया है। 1952, 1963, 1973 और 2002 किया गया है इसमें काम, और अभी उसके बाद नहीं किया गया है, तो पहला तो गलत हो गया। अंतिम प्रसीमन 2002 में शुरू हुआ था और 2001 की जनगणना के आधार पर 2008 में समाप्त हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, तो इस तरीके से बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हर्बल रोड प्रोजेक्ट को हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया? हर्बल रोड जो प्रोजेक्ट है इसको लागू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ये हर्बल प्रोजेक्ट है, इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा हूं। हर्बल प्रोजेक्ट के तहत 800 किलोमीटर की लंबी सड़कें 18 जिलों में बनाई जाएंगी। मतलब सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग और इसमें दोनों शामिल हैं, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, उनको चुना गया है हर्बल प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, इसमें पेड़ लगाए जाएंगे। पैन एक 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है जो आयकर विभाग के द्वारा जारी की जाती है, क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। 10 अंक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है एबीसीडी भी उसमें होगा और 1 2 3 4 5 भी होगा, जैसे बहुत सारे पासवर्ड आप जनरेट करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक यह आयकर दाता को आयकर से छूट लेने की योग्यता प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आयकर आपको भरना है तो आपको चाहिए, अब तो बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपको चाहिए पैन, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न, P70 एमेटिस्ट क्या है? तो जो P70 एमेटिस्ट है ये एंटी शिप मिसाइल है। आईएनएस कलिंग में अग्निपस्त्र नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो P70 एमेटिस्ट जो है ये इस पार्क में स्थापित की गई है, एंटी शिप मिसाइल है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईएनएस कलिंग क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ये भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान है। ठीक है, आईएनएस कलिंग, इसी आईएनएस कलिंग पर ये सारे जो अभी P70 एपेटिस्ट की बात हो रही थी ना, तो एमेटिस्ट P70 इसी के संदर्भ में हो रही थी। तो ये एक भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G7 समूह द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की स्थापना की गई और हाल ही में यूएसए भी इस पहल का हिस्सा बना, क्या पहला स्टेटमेंट सही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना तो की गई है, ग्लोबल पार्टनरशिप इसमें की गई है और यूएसए इसका हिस्सा भी बना है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक समूह शुरू करने की पहल फ्रांस और कनाडा के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से सी इसका उत्तर हो जाएगा। और G7 जो है, G7 के जो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी, इसमें विश्व स्तर की अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो 58% ये वैश्विक जो नेटवर्थ है वो इनके पास है। और G7 देश जो है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 46% का प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं। देश का प्रथम दोपहिया वाहन स्टेज 6 टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट कहां जारी किया गया? और यही प्रश्न है आज के मई महीने के इस पूरे कार्यक्रम का। ये पूरा जो एपिसोड था मई महीने का, इसको खूब देखिएगा, खूब शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप लोग के जो आसपास लोग हैं उनके प्रश्न गलत ना हो। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये इसकी विशेषता है। जो अंग्रेजी माध्यम के लोग हैं, इंग्लिश मीडियम के, वो इधर भी लेफ्ट साइड में इसको देख सकते हैं। ये नई दिल्ली में जारी किया गया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा। दोपहिया वाहनों का स्टेज 6 मानकों का पहला टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट नई दिल्ली में जारी किया गया है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कैसा लगा आपको जरूर बताएं। डेली 30 कार्यक्रम में आप प्रतिभाग करें। आपके लिए अगर एक सूचना है, आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 6307281212 पर व्हाट्सएप करना होगा जो भी आप चाहते हैं। बीईओ के लिए, आरओ एआरओ के लिए या फिर यूपी पीसीएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को इस तरीके से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपको कम प्रेशर फील हो। इसको खूब शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं
शाम को डेली 30 में, जो कि डेली चलता है। बाकी ये जो है 1 महीने बाद फिर हम अगले मंथ का करंट अफेयर जून का लेकर आएंगे।